मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी इलेक्टिव अंतरा भाग 2 का पाठ लघु कथा है शेर पहचान चार हाथ साझा। लेखक असगर वजाहत। सन 1946 में उत्तर प्रदेश में असगर वजाहत का जन्म हुआ। फतेहपुर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। असगर वजाहत ने सन 1955-56 से ही लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। व्यावसायिक स्तर पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन का कार्य किया। कुछ समय बाद वे दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। कहानी, उपन्यास, नाटक, लघु कथा लिखने के साथ साथ उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों को उसमें पटकथा लेखन का कार्य किया। इनकी जो रचनाएं हैं असगर वजाहत की, दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल और सब वहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा तथा सबसे सस्ता गोश्त का संग्रह और रात में जागने वाले, पहर, दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आग लगाई प्रमुख उपन्यास है। असगर वजाहत की भाषा में गांभीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मकता है। मुहावरों तथा बोलचाल के शब्दों के प्रयोग से भाषा में सरलता, सादगी व सहजता आ गई है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग का बहुल है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम है। तो हम जान लेते हैं पहला पाठ शेर। तो शेर प्रतीकात्मकता, व्यंग्यात्मकता, लघु कथा है। हालांकि चारों कथाएं जिनमें समाज की समस्याओं की ओर प्रतीक या व्यंग के माध्यम से अपनी बात कही है। तो शुरुआत करते हैं शेर की। शेर जो कि प्रतीकात्मकता और व्यंग्यात्मक लघु कथा। शेर जिसमें व्यवस्था का प्रतीक है। शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन से जा रहे हैं। व्यवस्था भी किसी न किसी प्रकार से सभी को अपने लपेटे में लेती है। व्यवस्था के पास प्रलोभन है। शेर देखने में अहिंसावादी, सह अस्तित्ववादी लगता था, किंतु जंगल के सब जीव उसके पेट में समाते चले जा रहे हैं। व्यवस्था का आकर्षण भी सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। व्यवस्था के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तोता रटंत करते करते रहता है। शेर का ऑफिस व उसके कार्यकर्ता यही तो कर रहे हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो व्यवस्था के जाल में न फंसे। लेखक ने गधा, लोमड़ी, उल्लू व कुत्तों का उल्लेख किया है, जो क्रमशः भोलापन, चालाकी, मूर्खता एवं अंधभक्ति के लिए जाने जाते हैं। व्यवस्था के पास ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, लेखक जैसे कुछ प्रबुद्ध लोग जो सच कहने का साहस रखते हैं, वो उसमें वहाँ नहीं रह पाते। तो लेखक कहना चाहता है कि मैं शहर में रहता था। शहर की व्यवस्था मुझे अपने मनोनुकूल नहीं लग रही थी। मैं बनी बनाई लीक से हटकर चलना चाहता था। लीक से हटकर चलने वाले के लिए व्यवस्था में कोई भी स्थान नहीं होता। ऐसे लोगों को तो जंगल में ही शरण मिल सकती है, लेकिन जंगल में भी जिस प्रकार कसाई से पशु नहीं बच सकता, उसी प्रकार व्यवस्था से भी लोग नहीं बच सकते। कारण जो शेर का मुख है, उसने देखा कि जंगल में लेखक पहुंच तो गया, लेकिन शेर का मुख कुछ इस तरह से खुला था कि उससे बच पाना बहुत मुश्किल काम था। कुछ देर लेखक ने देखा कि जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर लाइन से लगाकर शेर के मुख में समाते चले जा रहे हैं। और शेर का मुंह में आपके ना शेर हिल रहा है ना डुल रहा है, बस वो जानवरों को चबा रहा है। सब जानवर पेय पदार्थ के समान वो गटकता चला जा रहा है। लेखक तो इस दृश्य को देखकर बेहोश होते होते बच गया। तो कह सकते हैं कि व्यवस्था के मुख में सभी दिशाओं, सभी स्थानों की ओर फैला हुआ है और व्यक्ति खुद ही उस व्यवस्था में चला जा रहा है।
सामान्य व्यक्ति भी उस व्यवस्था से देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तो गधा लेखक कहता है, गधा, लोमड़ी, उल्लू सबको मैंने देखा, सबको रोकने का प्रयास किया, और लेकिन सब हंसते गाते उसके मुंह में चले जा रहे हैं। कोई विरोध प्रकट करने या चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आती। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें चीखने के कारण बाहर निकल आई थी। इस सब के बाद भी डर के मारे उनकी पूंछ टांगों के मध्य छिपी थी। व्यवस्था भी जो आपकी है, विरोध दोनों तरफ से होता है। व्यवस्था का पक्ष लेते हुए भी गधे, लोमड़ी व उल्लू उसके मुंह में समा चुके हैं। कुछ विरोध कर रहे हैं, किंतु वे अपनी नई व्यवस्था बनाने के लिए हंस रहे हैं। किंतु वर्तमान व्यवस्था में भयभीत भी हैं। लेखक कुत्तों के समूह को रोकने का जब प्रयास कर रहा था, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो ऐसा कर दिखावा दिखा रहे हैं कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। वे सीधे शेर के मुख में समा गए। व्यवस्था को तहस नहस की बात किसी को भी स्वीकार नहीं है। व्यवस्था के पक्षधरों का एक नारा है कि शेर ने अहिंसा धर्म अपना लिया है। वह सभी के अस्तित्व को बनाए रखने का पक्षपाती है। अब उसे जंगल के शिकार करना बंद कर दिया है। इस बात का लेखक को भी भ्रम हो गया था जब सब लोग ये कह रहे थे, और सब लोग शेर के उसमें पेट में तो सारी चीजें थी, शायद ये सच हो। एक दिन वह शेर के पास गया। वो आंख बंद करे हुए बैठा था। स्टाफ ऑफिस कार्य कर रहा था। लेखक ने पूछा, जैसे लोमड़ी कह रही थी कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, क्या यह सत्य है? ऑफिस ने बताया, हाँ ये सत्य है, क्योंकि सभी लोग जो बात पे विश्वास करते हैं। तो जैसे कि लोमड़ी ने अपने आप को सोचा कि शेर के मुंह में स्वर्ग मिलेगा, उसने खान पीन की सुविधा प्राप्त होगी और वही रोजगार दे सकती है। किंतु व्यवस्था के नाम पर व्यक्ति नरक भोग रहा है, रोजी रोटी का संकट झेल रहा है और व्यवस्था के द्वारा ही उसे रोजगार विहीन किया जा रहा है। दूसरा है आपका पहचान। ये पहचान की जो व्यवस्था रूपी राजा अंधी, बहरी और गूंगी प्रजा को ही पसंद करता है। राजा के आदेशों का पालन होना चाहिए। आदेशों के मिलने पर उसके विरुद्ध बोलना, सुनना, देखना एक विद्रोह माना जाता है। राजा के लिए जनता व्यक्तित्व विहीन होनी चाहिए। इस लघु कथा में भी राजा के कहने से खैराती रामू और छिद्दू ने अपनी आंख बंद कर ली थी, कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लिया था, होठ सिलवा लिए थे, लेकिन जब आंख खोल कर देखी तो और जो राजा का बताया हुआ स्वर्ग देखना चाहा तो उसे राजा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दिया। विकास राजा का हो रहा था। नेताओं पर अरबों करोड़ों ब्लैक एंड व्हाइट मनी, आपका कहते हैं श्वेत शाम दौलत है, जबकि जनता के पास रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी तरस रही है। तो कहने के लिए राजा अपनी प्रजा का आदेश दिया था कि संपूर्ण जनता अपनी आंखें बंद रखेगी, जिससे उसे शांति मिलेगी। जनता के लिए राजा का आदेश मानना अनिवार्य था, अतः प्रजा ने उसके आदेश का पालन किया। तो इस व्यवस्था का जो परिणाम आश्चर्यजनक रहा, काम पहले से अधिक हुआ। फिर राजा ने कान में शीशा पिघलाने के लिए कर दिया, तो लोगों ने सहर्ष उस बात का स्वीकार किया और उन्होंने अपने कानों में शीशा डलवा लिया। फिर राजा के दिमाग में आया कि उसका मुंह सिलवा दिया जाए, तो सभी प्रजा ने ये काम भी कर दिया। तो लेकिन वृद्धि होती गई। जनता की जो मेहनत कर रही थी, उसमें जब आँख खोलकर देखा तो सिवाय राजा के विकास और राजा को पहचानने के सिवा वो अपने आप को नहीं पहचान पाए। तीसरी कहानी आपका व्यंग्यात्मक कहानी, चार हाथ। चार हाथ पूंजी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण सामान्य बात है। मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर रहता है, जबकि पूंजीपति दिन प्रतिदिन उसकी दौलत बढ़ती जाती है। पूंजीपति मजदूरों से अधिक से अधिक काम लेकर बड़े से बड़ा फायदा कमाना चाहता है। इससे उसकी सोच में जो सफल नहीं होता, उसके वो से बाहर का रास्ता दिखा देता है। चार हाथ दूने काम का प्रतीक है। दिन रात खटने के बाद मजदूरों को मिलता ही क्या है? जिस देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, वहां संसार के सबसे अधिक निर्धन लोग, गरीब लोग रहते हैं। पूंजीपति
मजदूरों को पेट काट कर अपनी तिजोरी भरता है। तो यहाँ या पूंजीपति मालिक है और मिल मालिक एक दिमाग में एक दिन एक विचार आता है कि अगर मजदूरों के 2 के स्थान पर 4 हाथ हो जाएं तो काम तेजी से होगा और लाभ बढ़ जाएगा। फिर उसने सोचा कि हाथ लगाएगा कौन। वो वैज्ञानिकों को इस काम के लिए नियुक्ति करता है। वैज्ञानिक मना करते हैं, फिर भी शोध करने का प्रयास करते हैं और असफल रहते हैं। मिल मालिक ने अपना लक्ष्य बता दिया था वैज्ञानिकों को, लेकिन कितने ही वर्ष उन्होंने लगे रहे, शोध करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने मना कर दिया। फिर मिल मालिक ने अपना प्रयास किया कि पहले मृत व्यक्ति के हाथ लगाए, फिर लकड़ी के हाथ लगवाए और फिर लोहे के हाथ लगवाए, लेकिन लोहे के हाथ में मजदूर मृत्यु मारे गए। बाद में उसके दिमाग में आया कि वो क्यों कर रहा था, क्योंकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने उन मजदूरों की वेतन था वो आधा कर दिया और दुगने मजदूर रख लिए। चौथी व्यंग्यात्मक कथा है आपकी साझा। वर्तमान समय में एक जीवन समस्या है और ये साझा लघु कथा की ओर संकेत करती है। व्यवस्था, राजा व पूंजीपति मिलकर इस समय किसान को मिटाने पर भी तुले हुए हैं। कहानी के इस संदर्भ में पढ़ें कि नेता और पूंजीपति के पास बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं। ये जमीन किनसे छीनी है? इन पर मजदूर कौन है? क्या कोई नेता या पूंजीपति अथवा उसकी संतान खेती कर रही है? राज हम करें, फैक्ट्री हमारी, जमींदार हम। किसान से तो भूमि छीन कर फार्म हाउस बना रहे हैं और पूंजीपतियों का से उनका जो भी है अधिग्रहण कर रहे हैं। विशाल भवनों के लिए जमीन ली जा रही है। इन सब का स्वाद तो हाथी ही लेगा। कृषक जो किसान है वो तो हाथियों के पेट में ही जाना है। उसे तो इन हाथियों के फार्म हाउस पर इनकी अय्याशी की व्यवस्था करनी है, इनके लिए काम करना है, मजदूरी करनी है, ईंट गारा देना है। तो ये सामाजिक जो समस्या है उस पर चोट करती है। तो यहाँ पर हाथी रूपी नेतागण है जो कि जिस प्रकार एक नेता अपने जो हाथी ने किसान को मजबूर किया साझा खेती के लिए। हालांकि जो किसान था पहले भी शेर के साथ खेती कर चुका था साझे में, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो साझे में खेती करे क्योंकि उसे कोई भी फायदा नहीं हो पाता था। लेकिन हाथी मजबूर करता है उसे साझे पे खेती करने के लिए और उसे ज़बरदस्ती खेती उसके साथ करनी पड़ती है। और जो हाथी है वो सभी जगह ढिंढोरा पीटता है कि इस किसान की तरफ, खेत की तरफ कोई मुंह उठा के मत देखना, मैं इसका साझेदार हूँ। और जो किसान है बीज बोता है, फसल तैयार है, सब कुछ किसान करता है। और जब पक जाती है तो वो हाथी को बुला कर लाता है और हाथी गुस्सा करता है कि तुमने तो छोटी बात कर दी, बंटवारा क्यों? क्योंकि वो ये बात तो किसान पहले भी जानता था और बंटवारे के नाम पर वो बिगड़ जाता है और एक गन्ना तोड़कर लेता है। एक सिरा किसान के मुंह में, एक सिरा अपने। और पूरी इस तरह से किसान शुरुआत करता है, तब तक वो पूरी तरह से हाथी की तरफ खिंचता हुआ चला आता है। और इस तरह से जो साझा कथा है ये खत्म होती है। धन्यवाद बच्चों।